विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा 7 स्टार चैप्टर चल रहा था मौर्य साम्राज्य। काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है मौर्यकालीन शिक्षा और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो मौर्यकालीन शिक्षा, मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय उच्चतम शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला के बारे में आपने सुना है? एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तक्षशिला कहाँ है, तो पाकिस्तान में है इस समय, वर्तमान में कहाँ है। दूसरी बार पूछा किन दो नदियों के मध्य है, तो इंडस और झेलम के बीच में है, सिंधु नदी और झेलम के बीच में। तीसरी बार पूछा आधुनिक नाम क्या है, तो शायद सिरकप है इसका नाम। आधुनिक नाम क्या है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वही है जहां का कभी छात्र रहा कौन? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, और एक दिन वहां का प्राचार्य बना, है ना। और नंद वंश का समूल नाश करके और यवनों की सत्ता से भारत को क्या किया? मुक्ति दिलाई, वही तक्षशिला। तो मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय उच्चतम शिक्षा का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य थे। आचार्य कौन थे? चाणक्य थे। यही चंद्रगुप्त मौर्य की भी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ये बताया था मैंने कि जब नंद राजा ने, धनानंद ने अपमानित कर दिया चाणक्य को, क्या किया? चाणक्य तलाश में थे एक ऐसे व्यक्ति की कि जो क्या कर सके, उनका बदला ले सके। अब दो शपथ की थी उन्होंने कि भाई मैं एक तो नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा और दूसरा यवनों को इस देश से क्या करूंगा? बाहर निष्कासित कर दूंगा, है ना। अब उसके लिए खुद तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें एक जरूरत थी। तो मैंने बताया था कि एक बच्चा एक ऊंचे टीले पर बैठकर छोटे बच्चों का न्याय कर रहा था। खुद वो राजा बना हुआ था, एक टीले पे बैठ के एक खेल खेल रहे थे, राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे। चाणक्य की समझ में आ गया कि इसके अंदर वो सारे गुण हैं, राजसी गुण है इसके अंदर, और यही क्या करेगा आगे चलकर? नंद वंश का नाश करेगा, समूल नाश करेगा, और किससे टकराएगा? यवनों से टकराकर यवन सत्ता से मुक्ति दिलाएगा। किसको? भारत को। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ ले गए हो? तक्षशिला। तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई। यह विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। यहाँ कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। बिंबसार का राज्य वैद्य जीवक भी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। कौन? बिंबसार का राजवैद्य जीवक। ये पता है ना आपको? अवंती नरेश प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, पीलिया, जॉन्डिस, लिवर डैमेज हो गया था। ये बोल सकते हैं आप क्या? सिरोसिस टाइप कुछ हो गया था, पांडु रोग हो गया था। तो किसने? बिंबसार ने अपना राजवैद्य भेजा था उसका इलाज करने के लिए, उसका नाम था जीवक। वो भी यहीं पढ़ा हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी यहीं पढ़े थे। ठीक है। यहाँ प्रथम 3 वर्णों को शिक्षा दी जाती थी। शूद्र का प्रवेश निषिद्ध था। विद्यार्थियों के 2 वर्ग थे। विद्यार्थियों के 2 वर्ग थे। एक थे आचार्य भागदायक और दूसरे थे धमंत्यवासिक। दूसरे कौन थे? धमंत्यवासिक। तो आचार्य भागदायक वे धनी वर्ग के विद्यार्थी थे जो पूरा शुल्क देते थे और दिन भर पढ़ते थे। धमंत्यवासिक कौन थे? ये निर्धन विद्यार्थी थे जो निश्चित शुल्क नहीं दे पाते थे। इसके बदले में दिन भर आचार्य की सेवा करते थे और रात्रि में पढ़ते थे। तो कौन हो गए? आचार्य भागदायक और दूसरे हो गए धमंत्यवासिक। और एक आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द भी आता है हिंदी में कि जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप, गुरु के साथ रहकर क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, सेवा करता है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर अंत्यवासिन। क्या बोलते हैं? कृपया अंत्यवासिन ना बने। क्या ना बने? जल्दी जल्दी पढ़ें और निकलें भाई। ठीक है। शिक्षकों को भी टेंशन हो जाती है आप लोगों का वो देखकर, स्पीड। चलो जी। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी। अशोक ने अपने अभिलेख पाली यानी प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण कराए थे और राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया था। तो राजभाषा क्या मतलब? जो जन भाषा थी, जनसाधारण की भाषा थी, वो क्या थी? पाली थी। अशोक के अभिलेख भी किस भाषा में है? पाली में है, प्राकृत में है। ठीक है। उसके अभिलेखों में जो लिपियों का प्रयोग हुआ है, एक तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, एक खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, एक अरेमाइक लिपि का और यूनानी लिपि का। अरेमाइक लिपि और यूनानी लिपि। खरोष्टी लिपि ईरानियों के प्रभाव से आई थी। ईरानियों के प्रभाव से आई थी और यह देश के पश्चिमोत्तर भागों तक ही सीमित रही। भाई जब डेरियस ने आक्रमण किया होगा तो अपने साथ भाषा भी लेके आया होगा, लिपि भी लेके आया होगा। तो जहां तक उसका साम्राज्य विस्तार था, यानी जहां तक उसका प्रभाव रहा, वहां पर कौन सी थी लिपि? खरोष्टी। कौन सी लिपि? खरोष्टी। और ये क्या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर मतलब जैसे उर्दू लिखते हैं,
उर्दू को दाएं से बाएं लिखते हैं, जबकि हम हिंदी को कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं को लिखते हैं, ठीक है। और ऐसी लिपि जो पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाए, बॉस्टोफिडम बोलते हैं ऐसी लिपि को। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। साम्राज्य के शेष भागों में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। इस समय संस्कृत शिक्षित समुदाय एवं साहित्य की भाषा थी। शिक्षित समुदाय जो था वो क्या पढ़ता था, संस्कृत पढ़ता था। क्या पढ़ता था? मौर्यकालीन प्रमुख विद्वानों में कौटिल्य, सुबंधु, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, जम्बूस्वामी, स्वयंभू आदि थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। सुबंधु बिंदुसार का मंत्री था, जिसने वासवदत्ता नामक नाटक की रचना की थी। सुबंधु ने वासवदत्ता नामक नाटक की रचना की और किसका मंत्री था? बिंदुसार का मंत्री था। भद्रबाहु एक प्रसिद्ध जैन विद्वान था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शिष्यता ग्रहण की थी। इसने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। तो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर भद्रबाहु ने। ये आपको पता ही है कि 12 वर्ष का काल पड़ गया था मगध में। दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की और भद्रबाहु के साथ कहां चला गया? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया। चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखन विधि द्वारा प्राण त्यागे, है ना। जो भद्रबाहु के साथ गए वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और जो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रहे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद लिपियों के मैं बता दूं, शाहबाज और मानसेहरा जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। क्वेश्चन कई बार बनता है, सबसे ज्यादा बार बना गया प्रश्न है ये कि अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्टी लिपि में? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में। तक्षशिला से जो प्राप्त एक अभिलेख है वो अरेमाइक लिपि में है। किसमें? अरेमाइक लिपि में। अरेमाइक लिपि जहां जहां आपके यूनानियों का प्रभाव रहा, जहां जहां पर मतलब एक मिश्रित सभ्यता रही, वहां पर अरेमाइक लिपि चलती थी। ऐसे सारेकुना, ये कांधार से प्राप्त हुआ है अभिलेख। सारेकुना इंस्क्रिप्शन, ये सारेकुना इंस्क्रिप्शन जो है यूनानी और अरेमाइक यानी द्विभाषी लेख है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है आपका। अशोक के अभिलेखों के बारे में बता रहा हूं मैं। इस सारेकुना जो कांधार से प्राप्त हुआ है ये द्विभाषीय लेख है। इस पर यूनानी और अरेमाइक लिपि दोनों में मिलता है। लघमान जलालाबाद के पास जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो अरेमाइक लिपि में है। लघमान कहाँ है? लघमान किस उसमें है? अरेमाइक लिपि में। ठीक है। थोड़ा सा कुछ और भी बता दूं एडिशनल इंफॉर्मेशन। गांधार का जो उल्लेख है वो सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। गांधार का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में। गांधार भेड़ों की प्रशंसा की गई है, गांधार की भेड़ों की। गांधार वैसे भी कंबल के लिए प्रसिद्ध था, ऊनी कंबलों के लिए। और ऊनी कंबल किससे बनते थे? भेड़ की ऊन से बनते थे। गांधार की भेड़ों की प्रशंसा की गई है ऋग्वेद में। तक्षशिला का जो पहला उल्लेख मिलता है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। किसमें? महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। राम के भाई भरत ने गंधर्वों के देश को जीता और अपने 2 पुत्रों तक्ष और पुष्कल को वहां का शासक नियुक्त किया। अब मैं आपको बता दूं कि तक्षशिला और पुष्कलावती ये दोनों शहर पाकिस्तान में थे। पुष्कलावती का नाम उन्होंने चारसद कर दिया, चारसड्डा पुष्कलावती का। और तक्षशिला का नाम उन्होंने मेरे ख्याल से क्या कर दिया? सिरकप कर दिया। ठीक है। बट तक्ष और पुष्कल ये जो दोनों लड़के हैं ये भरत के पुत्र हैं। किसके? भरत के 2 पुत्र हैं। इतना समझ में आ गया? गांधार प्रदेश सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित था। गांधारी सुना होगा आपने, धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, वो कहाँ की थी? गांधार। और उसका एक भाई था शकुनी, उसी ने तो गड़बड़ किया सारा, महाभारत में देखा होगा आपने। तो गांधार प्रदेश सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित था। सिंधु के पूर्वी तट पर तक्ष ने तक्षशिला नामक नगर स्थापित किया और पश्चिमी तट पर पुष्कलावती स्थापित हुई। पश्चिमी तट पर पुष्कलावती। वसुमित्र, पाणिनि, चरक, वसुबंधु, जीवक, प्रसेनजीत, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, लिच्छवी, महाली, बिंबसार, लुटेरा अंगुलीमाल और मल्ल सरदार बंधुल ये सभी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व बने। डाकू अंगुलीमाल भी वहीं का था, बताओ। लुटेरा जो था, है ना, महात्मा बुद्ध का समकालीन है ये डाकू। लुटेरा कौन? अंगुलीमाल। ठीक है। और जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पाकिस्तान के। इसमें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। तक्षशिला का उत्खनन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1915 में करवाया गया था। सर जॉन
मार्शल के नेतृत्व में 1915 में। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक, इसी के बीच में से पॉइंट बनता है। अब मैं अगला जो टॉपिक बता रहा हूं आपको, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बता रहा हूं। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, यानी कॉजेज ऑफ द डिके ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों बाद ही शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसके अंतिम सम्राट बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसी की सेना के सम्मुख क्या कर दिया? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके 185 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे शुंग वंश कहा जाता है। पहला ज्ञात ब्राह्मण राजवंश है ये इसमें इतिहास में। ठीक है, इस साम्राज्य के पतन के जो कारण बताए जाते हैं वो अगर टॉपिक में बताऊं तो किस किस के अंतर्गत हमने पढ़ना है। एक हो गया शासन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। जब शासक के हाथ में पूरी शक्ति होती है तो उसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं हम। जब छोटे छोटे सामंत और छोटे छोटे साम्राज्य का विभाजन होता है तो उसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण बोलते हैं। दूसरा हो गया राज्य कर्मचारियों का अत्याचार, अत्याचार करने लगे राज्य कर्मचारी। तीसरा हो गया योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। चौथा हो गया राज दरबार के षड्यंत्र। पांचवा हो गया अशोक की अहिंसावादी नीति। छठा हो गया साम्राज्य की विशालता। फिर हो गया विदेशी आक्रमण। फिर हो गया ब्राह्मणों का विरोध। फिर पढ़ना हमने राजकोष की रिक्तता। ये सारे कारण जो थे मौजूद, ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में माने जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इतिहासकारों की दृष्टि भी रखनी है आपने। जब आप लिखते हैं तो आपने बोलना है कि डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री बोलते हैं कि अशोक की धार्मिक नीतियां ने ब्राह्मण विरोधी प्रतिक्रिया के कारण ही क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हेमचंद राय चौधरी बोलते हैं कि सम्राट अशोक की अहिंसक और शांति प्रिय नीति की वजह से क्या हुआ? खंडन भी करना है बाद में आपने इसका, कि ऐसा नहीं है कि उसने अहिंसा नीति ऐसे चलाई कि सैनिक भी क्या हो गए? अहिंसक हो गए। सेनाएं तो भंग नहीं की ना उसने। डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना, यानी आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था हो गई इसलिए। डीएन झा कहते हैं साम्राज्य के उत्तराधिकारियों का निर्बल होना। रोमिला थापर कहती हैं कि केंद्रीय अधिकारी तंत्र की अव्यवस्था और एक राज्य व राष्ट्र के विचार का अभाव। एक राज्य व राष्ट्र के विचार का अभाव। डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं स्थानीय स्वतंत्रता की भावना, आवागमन के साधनों का अभाव, प्रांतपतियों का अत्याचारपूर्ण शासन, विद्रोही प्रकृति, महल में षड्यंत्र, सरकारी अधिकारियों की धोखेबाजी, ये सब मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या थे? कारण थे। अब मैं इनके अंतर्गत पढ़ रहा हूं कि शासन का विकेंद्रीकरण किस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कारण बना। अशोक ने प्रांतीय शासकों को व्यवस्था संबंधी अनेक विशेष अधिकार प्रदान कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की भावना पनपनी शुरू हो गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि अशोक की मृत्यु के बाद, जिसके परिणाम क्या? अशोक की मृत्यु के बाद सामने आए। अशोक की मृत्यु होते ही कश्मीर में जालौक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और कन्नौज तक के प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। लामा तारानाथ के अनुसार वीरसेन गांधार प्रदेश का स्वतंत्र शासक बन गया। अशोक के पौत्रों के काल में मौर्य साम्राज्य दो प्रमुख युवराजों दशरथ और संप्रति के बीच विभाजित हो गया। इस प्रकार शासन का विभाजन और विकेंद्रीकरण मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण बना। ये जगह जगह पढ़ेंगे हम। जब जब साम्राज्य का विभाजन होगा वो साम्राज्य क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, अगर एक अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो। ये हम मुगल में भी पढ़ते हैं। बाबर ने जीता दिया और बाबर के बेटे जो बड़ा बेटा था हुमायूं, उसने क्या कर दिया? चारों भाइयों में क्या कर दिया? बांट दिया। साम्राज्य का विभाजन हुआ, हुमायूं कमजोर पड़ गया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने उसको क्या कर दिया? शेरशाह सूरी ने उसको निर्वासित कर दिया। 15 साल भिखारियों जैसा जीवन व्यतीत किया। फिर किसी तरह से सहायता करके, फिर किसी की सहायता, ईरान के राजा की सहायता प्राप्त करके कहां पहुंचा? आया भारत में, लेकिन तब तक मर गया। वो तो शुक्र है कि उसको बैरम खां जैसे लोग मिले। कैसे? ये मत सोचना कि अकबर ने किया सब। बैरम खान ना होता तो अकबर भी ना होता। समझ में आ गया? क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य था यहाँ इस देश में, अंतिम विक्रमादित्य, 14वां विक्रमादित्य जो है। अगला, राज्य कर्मचारियों का अत्याचार। इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि प्रांतीय शासकों को का प्रजाजनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। वे उनको उत्पीड़ित करते थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला की जनता ने मंत्रियों के प्रजापीड़क शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अशोक के समय एक बार फिर तक्षशिला के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और इस बार भी विद्रोह का कारण मंत्रियों का प्रजापीड़न ही था।
अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि राज्य पदाधिकारियों का कुशासन केवल गांधार के दूरवर्ती प्रांतों तक ही सीमित नहीं था, वरन उज्जैन आदि प्रांतों की स्थिति भी विशेष अच्छी नहीं थी। इस प्रकार जब जनता का विश्वास मौर्यों की शासन सत्ता में न रह गया तो उसके पतन की प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो गई। ये ध्यान रखना कि जब जब अत्याचार बढ़ते हैं तब क्या होता है, क्या होता है, साम्राज्य का मतलब विनाश शुरू हो जाता है वहां पर। जब जनता का विश्वास शासन सत्ता में नहीं रहता है तो समझ लीजिए कि क्या हो गया, अब गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। जिस दिन जनता का डर खत्म हो जाता है तो बड़े बड़े जो क्या बड़ी बड़ी शक्तियां भी जो होती हैं धराशायी हो जाती हैं। बड़े बड़े जितने डिक्टेटर थे फिर गड़बड़ हो जाता उनका, है ना, चाहे आपने कितना भी उन पर क्या किया हो। अगला, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। किसका? योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उत्तराधिकारी योग्य न हो तो समझ लीजिए साम्राज्य का पतन भी क्या है, निश्चित है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पर कई शासकों ने शासन किया, जिनके नाम अगर मैं बताऊं तो कुणाल है, दशरथ है, संप्रति है, शालीशुक है, देव शर्मा है, सतधनुष है और बृहद्रथ है। सप्तधन्नो भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, सतधनुष और बृहद्रथ। उनमें से एक भी इतना योग्य और शक्तिशाली शासक नहीं था जो इतने विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने और इसे सुरक्षित करने में सफल होता। आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमणों से साम्राज्य की शक्ति क्या हो गई, क्षीण होने लगी। इसका फल यह हुआ कि इस साम्राज्य का अंत हो गया और विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने की अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। इतना समझ में आ गया। अगला है राज दरबार के षड्यंत्र। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और सुसीम के बीच भीषण षड्यंत्रों और संघर्ष हुआ, जिसने साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। अशोक के कई पुत्र थे, जिनके कारण उसकी मृत्यु के बाद विशेष षड्यंत्र हुए। इससे साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख होने लगा। अगला, अशोक की अहिंसावादी नीति। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक और कारण अशोक की अहिंसावादी नीति बताई जाती है। अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत दिग्विजय का अंत कर दिया और भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष या धर्म विजय आरंभ कर दी। इस नीति के कारण अशोक के उत्तराधिकारियों ने युद्ध निषेध कर दिया। इससे मौर्यों की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई और जब भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए तो यह सेना उनको रोकने में असमर्थ सिद्ध हुई। क्या हुई? असमर्थ सिद्ध हुई। ध्यान रखना, सेना हमेशा कैसी होनी चाहिए भाई? अनुशासित होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, इवन पुलिस भी जो है वो भी कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए। ध्यान रखना, उन राज्यों में न्याय व्यवस्था बड़ी अच्छी है, मतलब कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी होती है जहां पर पुलिस कठोर होती है। पुलिस ने अगर थोड़ा सा अपना रवैया ढीला किया, समझ लो राज्य में क्या बाहुबली उठने लगते हैं। फिर क्या उठने लगते हैं? बाहुबली। ठीक है। अगला, साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य की विशालता भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। यह साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश तक फैला हुआ था। उस काल में जबकि आवागमन एवं संचार के आधुनिक साधनों का पूर्णतः अभाव था, इतने विस्तृत साम्राज्य को नियंत्रण में रखना सरल कार्य नहीं था। चंद्रगुप्त और अशोक असाधारण योग्यता से युक्त शासक थे, इसलिए वे इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रण में रख सके। परंतु मौर्य वंश के परवर्ती अयोग्य शासकों के लिए इस पर अधिकार बनाए रखना कठिन काम था, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी हो गया। यार, चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का विद्यार्थी था। कौटिल्य ने कहा था राजा को 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। इसका मतलब क्या हो गया? 21 घंटे वो क्या है, हर समय शासन कार्यों में रहता है। समझ में आया? तब जाके इतने विशाल साम्राज्य पर क्या किया जा सकता है। जहां शासक ढीले हुए, समझ लो क्या हो गया, साम्राज्य का अंत हो गया। अगला, विदेशी आक्रमण। भारत के उत्तर पश्चिम में बैक्ट्रिया के यवनों के आक्रमण का भी मौर्य साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा। जिस पश्चिमोत्तर प्रदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आधिपत्य स्थापित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उस प्रदेश पर यवनों का आक्रमण साम्राज्य के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ। अशोक की मृत्यु के 15 वर्ष पश्चात 206 ईसा पूर्व में यवन सम्राट एंटियोकस III, कौन? यवन सम्राट एंटियोकस III ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर आक्रमण किया। कालांतर में हिंद, यवन, शक और कुषाण आदि के आक्रमण भी इसी सीमा पर हुए।
शक आए, कुषाण आए, हिंद यवन आए। अगला ब्राह्मणों का विरोध। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने लिखा है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ने मौर्य सत्ता की नींव को खोखला कर दिया था और साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। परंतु हेमचंद्र राय चौधरी ने इसका खंडन किया है और इस बात को सिद्ध किया है कि अशोक एवं उसके उत्तराधिकारी ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे। परंतु इतना तो सत्य है कि जिस सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या की वो ब्राह्मण ही था। क्या था? तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था भाई, क्योंकि सारे साम्राज्य जितने भी बड़े शासक थे वो अलग अलग धर्मों को क्या प्रश्रय दे रहे थे, और जितने भी धर्म निकले हिंदू धर्म से तो निकले थे क्या वो सभी हिंदू थे, है ना। तो सबने अलग, इसीलिए धर्म के अंदर विभाजन भी बड़ा घातक होता है। क्या होता है? क्या होता है भाई, है ना। कौन से बाबा की वो समोसे वाले बाबा, कौन से बाबा की वो कौन से मोर पंख मारने वाले बाबा सिर पर, तो अलग अलग दुकानें चलाते हैं लोग, धर्म का विभाजन होता है। तब क्या होता है कि उसके विरुद्ध कौन, तब जो अखाड़े होते हैं या जो शंकराचार्य होते हैं हिंदू धर्म के क्या धर्मगुरु, वो फिर उसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। समझ में आ गया? उनका कार्य क्या है? सनातन धर्म की रक्षा करना। क्या करना? बाकी महाकुंभ हुआ प्रयागराज में चल रहा है, समझ में आ जाएगा आपको कि सनातन धर्म क्या है। बाहर विदेशी आ रखे हैं, रो रहे हैं वो देखकर, इतनी विशाल भीड़ को देखकर और इतनी श्रद्धा को देखकर क्या कर रहे हैं। अव्यवस्थाएं भी होंगी, ऐसा नहीं है, ठंड भी होगी। अगला राजकोष की रिक्तता। भाई बिना राजकोष के कोई भी साम्राज्य बहुत लंबा नहीं चल सकता। राजकोष की रिक्तता। परवर्ती मौर्य युग में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त थी, जिसके कारण शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रह किया। दिव्यावधान से पता चलता है कि अशोक बौद्ध संघों को अत्यधिक धन देता था। एक अनुश्रुति के अनुसार धन की कमी के कारण एक बार अशोक को राज्य छोड़ना पड़ा था। अशोकावधान के अनुसार अशोक जब कुकुट्टाराम बिहार को दान देना चाहता था तो धनाभाव के कारण अमात्यों ने उसे दान देने से रोक दिया। जब अशोक के समय राजकोष की यह दशा थी तो उसके बाद निश्चय ही राजकोष धन से खाली हो गया होगा। अतः राजकोष की रिक्तता के कारण जन असंतोष बढ़ा, जो साम्राज्य की एकता और स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुआ। समझ में आ गया? अगला राजभक्ति का अभाव। उत्तर मौर्यकालीन शासन काल में सरकारी कर्मचारियों की राजभक्ति अत्यंत शिथिल पड़ गई थी। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें तो जो पूरा देश चल रहा है, ठीक है, संसद है, विधान मंडल है, राज्यों में है ना, अलग अलग जगह पर सब कुछ है, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन जो देश चला रही है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है, कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जितने भी कागज लिखत पढ़त जो भी चीजें होती है वो कौन करता है? कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी करते हैं। कौन करते हैं? अगर सरकारी कर्मचारी शिथिल पड़ गए तो समझ लीजिए कि साम्राज्य का विनाश क्या हो गया? शुरू हो गया। तो सरकारी कर्मचारियों की राजभक्ति अत्यंत शिथिल पड़ गई, और सरकारी कर्मचारी अगर भ्रष्ट हो गया तो समझ लो वो जगह क्या हो गई? खत्म हो गई फिर, है ना। उनमें विद्रोह करने की भावना पैदा हो गई थी, जैसा कि पुष्यमित्र शुंग के उदाहरण से स्पष्ट होता है। वे राज्य पर अधिकार करने के प्रयत्न में संलग्न रहते थे और अपने दल को दृढ़ करने में लगे रहते थे। हर्षचरित्र और पुराणों में अंतिम मौर्य सम्राट का नाम वृद्धरथ मिलता है, जिसकी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होकर शुंग वंश की स्थापना की। ये जितनी भी समीक्षा हमने की उसको करने के बाद यही विदित होता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों के संघात का स्वाभाविक परिणाम था। विभिन्न कारणों के संघात का स्वाभाविक परिणाम था। तो आपको पहले क्या करना है, जब आप मेंस में लिख रहे होंगे तो सबसे पहले वही क्या, फ्लो चार्ट, शासन का विकेंद्रीकरण, राज्य कर्मचारियों का अत्याचार, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, राज दरबार के षड्यंत्र, अशोक की अहिंसावादी नीति, साम्राज्य की विशालता, विदेशी आक्रमण, इन सब टॉपिक्स के अंदर लिखना है आपने। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। मौर्य शासक अपने को देवताओं का प्रिय कहते थे, परंतु मौर्य राजा दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं रखते थे। देवताओं का प्रिय जरूर बोलते थे, लेकिन दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं रखते थे। मौर्य काल में मनोरंजन के अनेक साधन थे, जैसे गायन हो गया, वादन हो गया, नाटक, मल्ल युद्ध, मदारी।
मल्ल युद्ध, मदारी। ठीक, मल्ल युद्ध समझते हो? हाँ, मिट्टी में होता है, रेत में होता है मल्ल युद्ध, कुश्ती जिसको बोलते हैं। तो पहले होती थी तो क्या होती थी, ताकत आती है उससे। रील देखने से क्या होती है? अरे भाई, जो आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, बच्चे जो हमारे दिन भर लगे हुए हैं, उनके अंदर शक्ति थोड़ा है। शक्ति कब आती है? शक्ति तभी आएगी जब आप मल्ल युद्ध करेंगे, है ना, जब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक है। एक तो हो गया आपने आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया, अपने शरीर का निर्माण किया, वो सिक्स एप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब निकाल दिए, बड़ा वो हो गया। उसको बोलो कि भाई क्या जरा ये उठा दे, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब मल्ल युद्ध जो है प्राकृतिक, मनुष्य की प्रकृति में है। हिंसा, हिंसा जो है वो क्या है, और फिर उसके नियम भी हैं कि भाई यहां नहीं मारना, वहां नहीं मारना, ये नहीं करना, वो नहीं, नियमों के साथ युद्ध करना। अंदर से वो जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो उनसे वो सीक्रेट होते रहते हैं। उससे क्या होता है, क्या होता है भाई, शक्ति आती है। क्या आती है? शरीर क्या होता है, बलिष्ठ होता है। अब नहीं देखने को मिलते मुझे, कहीं गाँव वाँव में होते होंगे तो अलग बात है। ऐसे ही प्लवक, प्लवक रस्सी पर चलने वाले होते थे। वाग जीवक जो होते थे, अनेक बोलियां बोलने वाले होते थे। सौभिक जो थे वो मदारी थे। कुहक जो थे वो जादूगर थे। कुशीलव जो थे वो तमाशा दिखाने वाले थे। कुशीलव क्या थे? और इन मनोरंजन करने वालों को राज्य से लाइसेंस लेना पड़ता था। गांव में मदारियों के प्रवेश का निषेध था। गांव में मदारियों के प्रवेश पर क्या था? निषेध था। क्वेश्चन बना, कौन शासक धन प्राप्त करने के लिए देवताओं की मूर्तियां बनवाकर जनता के बीच बेचते थे, मतलब बिकवाते थे? मौर्य शासक। और देवताओं की मूर्ति बनाने वालों को देवता कारू कहते थे शायद। क्या कहते थे? देवता कारू, देवताओं की मूर्ति बनाने वाले। किस ग्रंथ में करों की लंबी सूची मिलती है? अर्थशास्त्र में। टैक्स बता रखे हैं कितने प्रकार के, कैसे कैसे टैक्स, है ना। कौटिल्य किस अधिकारी द्वारा धन के गबन करने का उल्लेख करते हैं? युक्त। धन के गबन करने का, यानी कौटिल्य लिखते हैं कि धन का गबन, तो आंसर युक्त। युक्त राजयुक्त प्रादेशिक नाम पढ़े हैं हमने, तीसरे शिलालेख में पढ़े हैं अशोक के। ठीक है। कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष के रूप में किसका उल्लेख किया? तो गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को बोलते थे। गूढ़ पुरुष कौन? गुप्तचर, है ना। पहाड़ गढ़वाल में बोलते भी बड़ा गूढ़ी है कि गूढ़ी मतलब चुपचाप रहता है, मन ही मन चल रहा है इसके कुछ ना कुछ, है ना, बोल नहीं रहा है कुछ, लेकिन मन ही मन में क्या है, कुछ गड़बड़ चल रही है इसके, गूढ़ी, गूढ़ पुरुष। अगला, कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जालौक था। कौन था? कश्मीर में हिंदू सभ्यता के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? जालौक को दिया जाता है। मौर्यकालीन एकात्मक शासन का सामान्य अर्थ क्या था? राज्य का सर्वप्रमुख एक केंद्र राजा है। राज्य का सर्वप्रमुख एक केंद्र जो है वो कौन है? राजा। तो एकात्मक शासन का मतलब ये हो गया कि केंद्र में कौन है? राजा है। किसने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के अभाव को माना है? आंसर रोमिला थापर। स्वायत्त शासी संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाओं का अभाव किसने माना है? रोमिला थापर ने। मौर्यों का इतिहास लिखा है इन्होंने, वामपंथी इतिहासकार है रोमिला थापर। अगला, कौन अशोक की अहिंसावादी नीति को ब्राह्मण विरोधी कहता है? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं। पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी कहते हैं। किसके अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपना लिया? आंसर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं। कौन कहते हैं? कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं। सीथियनों एवं शकों के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीनी सम्राट शिहुआंगटी ने चीन में महादीवार का निर्माण कराया था 247 से 210 ईसा पूर्व। कब? 247 से 210 ईसा पूर्व। यह ध्यान रखना, चीनियों का जो जीन है ना, वैसे तो अब शत्रु राष्ट्र है हमारा, लेकिन हमें नहीं तारीफ करनी चाहिए, पर जहां तारीफ करने योग्य होगा वहां पे की जाएगी। चीन निर्माण कार्य में बिफोर क्राइस्ट में भी ऐसी दीवारें, मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया उसने चीन की दीवार। और चीन आज भी निर्माण कार्यों में क्या है, पूरे विश्व का 33% सीमेंट चीन यूज कर रहा है इस समय। सीमेंट, लोहा, जो सरिया वरिया जो भी है, इतना निर्माण कार्य चल रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में किसी ने नहीं सोचा, चीन ने बनाया। थ्री गॉर्जेस डैम, सोच सकते हो कितना बड़ा है, जिसने धरती की स्पीड को, अर्थ की रोटेशन को ही क्या कर दिया,
इतना ज्यादा जमा हुआ वहां पर पानी। तो महादीवार, अच्छा इसने महादीवार बना दी किसने? सीहू आंगटी ने। और जो क्या नाम है आपका चंगेज खान था, चंगेज खान उस दीवार के साथ साथ चलता गया और तब तक चलता गया जहां तक कि क्या उसे दिख नहीं गया कहीं पर कि। और वहां पर क्या था कि वहां पर कीलें बिछा रखी थी चीनियों ने, क्या कर रखी थी, और जो कि उसके घोड़ों के पैरों पर क्या हो गई, लग गई। तो लेकिन वो भी उसने भी वो जगह ढूंढी वहां अंदर जाने के लिए जहां पे कमजोर थी, क्या जहां पे दीवार नहीं थी या जहां पर कमजोर थी, और तब अंदर घुस के आक्रमण किया किसने? चंगेज खान। समझ में आ गया? सुदूर दक्षिण भारत और असम के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य का अंग था। किसका? सुदूर दक्षिण भारत और असम के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य का अंग था। अशोक के अलावा मौर्यकालीन शासक दशरथ भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। ये भी क्वेश्चन बना कि देवानाम प्रिय की उपाधि और कौन धारण करता था, तो आंसर दशरथ। और एक वो श्रीलंका का राजा भी था, तिस। कौन? श्रीलंका का राजा तिस। देवानाम प्रिय की उपाधि इस बात का प्रमाण है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। भाई देवताओं का प्रिय राजा अगर वो बोल रहा है तो ऐसे भी तो बोल सकता कि महात्मा बुद्ध का प्रिय राजा, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने कहा देवताओं का प्रिय राजा। इसका मतलब क्या है? हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। सिंहली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश से यह विदित होता है कि अशोक के शासन काल में राजधानी पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति संपन्न हुई। तो ये तो पूछता ही है कई बार कि तीसरी बौद्ध संगति किसके समय हुई, तो अशोक के समय हुई। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस था। कौन था? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। अशोक ने करवाया था, ये ध्यान रखना। कौन सा? सांची का स्तूप, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। बौद्ध ग्रंथ महावंश और गुप्तकालीन लेखों में सांची स्तूप का क्रमशः चैतीय गिरी और काकणाम यानी काकनाड महाविहार की संज्ञा प्रदान की गई है। इस स्तूप की खोज जनरल रायलट ने की थी। सांची स्तूप की खोज किसने की? जनरल रायलट ने की थी। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह अमरावती, भरूच और सारनाथ स्तूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अमरावती, भरूच और सारनाथ स्तूप में से सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। इतना समझ में आ गया? तो महावंश में, बौद्ध ग्रंथ महावंश में लिखा हुआ चैत्यगिरी और गुप्तकालीन लेखों में इसको लिखा हुआ काकनाड या काकणाम। क्या लिखा हुआ है? तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती मार्ग का अनुसरण किया था। उसने, अशोक ने कौन सा मार्ग अनुसरण किया? लुम्बिनी, जो कि क्या है? लुम्बिनी नेपाल में, रुम्बनदेही ठीक है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। उसके बाद कपिलवस्तु जहां के महात्मा बुद्ध रहने वाले थे, गया, बोध गया जहां पर संबोधि हुई महात्मा बुद्ध को, सारनाथ जहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन किया, उन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया, कुशीनारा जहां पर उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, है ना, और श्रावस्ती जहां पर सबसे लंबा समय बिताया मेरे ख्याल से बुद्ध ने, मार्ग का अनुसरण किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मागध और सूत वर्गों का व्यवसाय था। इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मागध और सूत वर्गों का व्यवसाय था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आप उत्तराखंड में भी देखेंगे तो जो ढोल दमाऊ, जो देवता का जब वो लगते हैं, जागर लगते हैं या जो ढोल दमाऊ बजते हैं, तो आपकी समझ में, मुझे नहीं पता कि आता है कि नहीं आता है, लेकिन गढ़वाल का, कुमाऊं का इतिहास जो है वो किनके पास है? किनके पास है? ढोल दमाऊ बजाने वाले जो लोग हैं। और वो क्या चल रहा है आपका? परंपरा में चल रहा है। ठीक है, जितने भी क्या राजाओं के नाम से लेकर और जो भी हैं वो सब उनके पास है। वो अपने गीतों के माध्यम से क्या करते हैं, या फिर देवताओं की जो भी चीजें, जागर वागर जब लगते हैं तो देवताओं का जो भी उन्होंने बताया है। भाई जब ये रूप कुंड का रहस्य नहीं खुल रहा था तो रूप कुंड को कभी कुछ बोल रहे थे कि कभी कुछ बोल रहे थे कि ये जो नरकंकाल है रूप कुंड में पता नहीं कहाँ के हैं, कोई अलग अलग इतिहास चल रहा था। कार्बन डेटिंग निकल रही थी,
तब तक एक फॉरेनर था, उसके जो इतिहासकार था, उसने पूछा ये लोग क्या गा रहे हैं, जो महिलाएं गा रही हैं ये क्या गा रही हैं, स्थानीय महिलाएं गा रही थी। तो उसको ट्रांसलेट किया गया तो पता चला पूरा इतिहास तो उसमें था। तो तब निकाला गया, तब पता चला कि किसकी है, राजा यश धवल और रानी बल्पा। तब पता चला पूरी कहानी की। उन्होंने क्या किया, वो रानी ने शिशु को जन्म दे दिया, राजा ने वहां पर नाचने गाने वाली महिलाओं को नचा दिया पातर नचौनिया में। क्या बोलते हैं उसको, पातर नचौनिया, मतलब पातर बोलते हैं, नाचने गाने वाली महिलाओं को बोलते थे पहले पातर। तो पातर नचौनिया, तो फिर वहां पर क्या हुआ कि वो फंक्शन हुआ, उसके बाद वो आगे गए। हाँ, रूपकुंड से पहले पड़ता है पातर, रास्ते में पड़ता है एक पड़ाव। फिर रूपकुंड जैसे ही पहुंचे तो बताते हैं कि वहां क्या पड़ गया, ओलावृष्टि होगी, देवी जो है नाराज होगी। देवभूमि है ना, यहाँ ऐसे नहीं चलते, डीजे वीजे नहीं चलते यहाँ पर, उस समय भी नहीं चलते थे। मतलब ये किंवदंतियां हैं। और फिर वो ऐसे ओले पड़े कि सबके सर पे क्या है, क्रैक पड़े हुए, क्योंकि अब तो नरकंकाल है, लेकिन उनके सर पे क्रैक पड़ने से वो क्या हुए, उनकी डेथ हुई। तो सारा इतिहास किसमें है, उन्हीं में है। कभी सुनिएगा उनको, अगर उसको ट्रांसलेट कर सकते हो अपने हिंदी में तो उसमें करके देखना, पहले तो कोशिश करना, क्या पता समझ में आ जाए। अगला, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मागध और सूत वर्गों का व्यवसाय था। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने किया था, न कि कुषाणों, आर्यों और मौर्यों ने। किसने? मैंने आपको बताया भी कि द्रविड़ संस्कृति थी, वहां पर स्वायत्त शासी पंचायतें पहले से ही काम कर रही थी। चोल हालांकि बहुत बाद के हैं। उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन मैंने बताया आपको कि उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन प्रांतक फर्श का जो है चोलों का, उसमें भी आपको स्वायत्त शासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। जातक ग्रंथों यानी याज्ञवल्क्य स्मृतियों अर्थशास्त्र में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, किंतु मनुस्मृति ने पुनर्विवाह वर्जित किया है। मनुस्मृति ने पुनर्विवाह वर्जित किया है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में विदेशियों को भारतीय समाज में व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर प्रदान किया है। समझ में आया? यानी तलाक की भी अनुमति दी है किसने? चाणक्य ने। उसने पुनर्विवाह की भी अनुमति दी है। लेकिन मनुस्मृति जो आती है वो आपकी किस समय आती है? या ये पुष्यमित्र शुंग के आसपास कहीं पर, है ना? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह क्या कर दिया गया? वर्जित कर दिया गया। चलो जी, 150 ईस्वी में शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील खुदवाने और अशोक द्वारा नहर लिखवाने का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में यह भी उत्कीर्ण है कि रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो मैंने कहा कि सुदर्शन झील पर 4 लोगों ने काम किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने, फिर अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के यवन जातीय राज्यपाल तुषाश्व ने, फिर उसके बाद रुद्रदामन ने 150 एडी में, और उसके बाद फिर स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने भी उस पर काम कराया। इतना समझ में आ गया? तो ये लगभग मैंने कहा मौर्य राजवंश आज समाप्त हो गया। इसमें मैं फिर आपको एक पेपर दूंगा, आपने वो पेपर करना है। उसके बाद मैं मौर्यकालीन राजनीति और सांस्कृतिक विकास के बारे में बताऊंगा, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मौर्योत्तर काल मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो मौर्योत्तर कालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास। इतना समझ में आ गया?